Yes, good afternoon. So we are going to learn polygon law and parallelogram law, and we are going to start numericals. अगर मैथमेटिकल मेथड चैप्टर का नाम होने दो, बट इसमें न्यूमेरिकल्स जितने हैं उतने ज्यादा किसी भी चैप्टर में, सिर्फ दिस चैप्टर। एंड सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, ये चैप्टर अगर अच्छी तरह आता है ना हमें, तो वी कैन मैथ्स का भी वेक्टर्स हो जाता है। मतलब एक तीर से दो निशान, क्या बात है। तो एक तीर से दो निशान लग जाएगा, हमारे मैथ्स का वेक्टर्स हो जाएगा और फिजिक्स का स्केलर एंड वेक्टर और मैथमेटिकल मेथड। सो ट्राइंगल लॉ बताया था मैंने, दो साइड्स दिए हैं और आपको रिजल्टेंट ये तीसरा मिलता है। सो अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, सो वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इज ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ए सी। आई होप फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टूड। ट्राइंगल लॉ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पॉलीगॉन लॉ, Sir. पॉली मतलब क्या सर? ज्यादा, पॉली हाइड्रेट, पॉली, बहुत सारे आपने वर्ड सुना होगा। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, एक्चुअली मुझे नहीं पता Polysaccharide. पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीथीन एक्चुअली, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में लगाए रहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं उसे, पॉलीथीन आपने सुना होगा। सो ये पॉली मतलब ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो तीन चार पांच अगर वेक्टर्स है तो उन्हें ऐड करना है। सो नॉट नेसेसरी डायग्राम एक जैसा ही हो, यू कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ डायग्राम। ये ऐसे कुछ वेक्टर्स दिए, इनका नाम मैं लिखता हूँ ए बी जायचं इकडे पण ही पण नाही, आई असती तर गेली असते इकडे थोड्या टाइमपास. आता तर मी आवाज पण ओळखतो, तुम्ही लेक्चरला कसे असं करू शकता मला समजत नाही। पॅरेंटना समजायला पाहिजे, मुलांना जेव्हा लेक्चर चालू असताना बोलायलाच नाही, मी असतं तर फटकवलं असतं, मी नाहीये ना पॅरेंट। समजायला पाहिजे ना, लेक्चर चालू आहे तर लक्ष कुठे असायला पाहिजे। हे गोष्ट ती गोष्ट ते सांगायचं ना, दोन दोन तास लेक्चर आहेत, गपचूप बसायचं आणि नाही ऐकत ना पॅरेंट, मला सांग, मी त्यांच्याशी बोलतो। यस, सो वेक्टर्स दिए ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार, पांच वेक्टर्स दिए, आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट इसका। तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या सब वेलोसिटी होनी चाहिए, या सब एक्सेलरेशन होना चाहिए, या सब फोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट, इन सबको ऐड करना है। उन्हीं को ऐड कर सकते हो जो जो सेम टाइप के हो। तो हम पॉलीगॉन लॉ लर्न कर रहे हैं। यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच वेक्टर्स दिए हैं, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम क्या करें? तो हम पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हैं। सर पॉलीगॉन लॉ में बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स अगर दिए हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर गिवन which are of same type, which are of same, which are represented by its magnitude and direction, represent किया गया है in magnitude and direction, then and they are taken in order, then also they are taken in order, then the resultant vector is represented by the remaining side। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो सर रिमेनिंग, तो इसे कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ? इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, if number of vectors are of same type are represented by the sides of incomplete polygon, if number of vectors are represented in magnitude and direction, याद आ रहा होगा, by the sides of an incomplete polygon, sides of an incomplete polygon, ये triangle थोड़ी है कि triangle बोला जाएगा, sides of an incomplete polygon। I hope you understand first part। Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, if number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon, sides of incomplete polygon taken in order, then resultant vector is represented in magnitude and direction by the remaining side, क्योंकि वहां इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बोला था, तो यहाँ वो एक साइड बची होगी ना, वो रिमेनिंग साइड, by the remaining side of the polygon which is directed from starting point of first vector to the end point of Last vector. Second vector. ट्राइंगल में दो ही थे तो सेकेंड वेक्टर आया था।
पॉलीगॉन में सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ मालूम नहीं, तो लास्ट वेक्टर। वापस बोल दो, ट्राइंगल लॉ इज एक्सटेंडेड टू पॉलीगॉन लॉ। व्हाट इज ट्राइंगल लॉ? इफ number of vectors of same type are represented by the sides of incomplete polygon triangle taken in order, very good, then the resultant vector is represented by the remaining side of the polygon side of the triangle. Directed from one starting point Point of first vector to the end point of second vector. The end point of second last vector. last vector. last vector, second vector नहीं. If number of vectors of same type are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon directed from starting point of first vector to the end point of last vector. Last vector. सर फिर से मतलब लिखना है। फिर एक और बार सर रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन के बाद क्या बोला? बोल रहा हूँ मैंने खत्म नहीं किया। मुझे पता है कि मैं तो अपनी वो रैप वाला जो है ना वो कोशिश कर रहा था, बाकी तो That's done. if number of vectors of same type are represented by the sides of incomplete polygon which are taken in order, then resultant चाहिए, कहानी में twist, then resultant vector represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon or remaining side of the incomplete polygon, and they are directed from starting point of first vector to the end point of last vector. So इसे पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। So मुझे पता है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं डायग्राम थोड़ा चेंज किया, इसका रिजल्ट बना सकता हूँ। जन्नतुल, सानिका, अभिज्ञा, जस्ट मैं वापस पॉलीगॉन लॉ वापस रिपीट करूंगा। योर जॉइन अभी जस्ट ज्वाइन किया आपने। ये 1 2 3 4 तो रिजल्टेंट पांचवा, सॉरी 1 2 3 4 5 तो रिजल्टेंट दिस। हाउ टू राइट दिस रिजल्टेंट? ये देखो अभिज्ञा, 1 2 3 4 5 तो ये रिजल्टेंट आया, इसे पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करिए। अब तक मैंने कुछ लिखवाया, अगर कोई लेट है अब यहाँ तो उनको बताता हूँ, मैंने कोई लिखवाया नहीं कुछ भी पार्ट, जस्ट हम पॉलीगॉन लॉ समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ? सो पॉलीगॉन में हेक्सागोन भी चलेगा ना, मैं हेक्सागोन बना रहा हूँ। मुझे लगता है सबको हेक्सागोन दिख रहा है। Yes. Perfect एकदम। So this is suppose A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. अब सबको एरोस भी दिख रहे होंगे। तो पॉलीगॉन लॉ कहता है हिंदी में, पहले अगर सारे वेक्टर एक जैसे एक ही टाइप के हैं और उनको ऐड करना है तो ये तो पहले बन जाने चाहिए इनकम्प्लीट पॉलीगॉन की साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बन जाएगी ये लोग, और वो भी कैसे? ऑर्डर में होने चाहिए, ऑर्डर में। देन उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट उनका रिमेनिंग साइड होगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन था ना, तो ये रिजल्टेंट वुड बी द रिमेनिंग साइड, करेक्ट। एंड उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लेके एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। समझ में आ रहा होगा? अब मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ इसका, तो सर आंसर आ गया, ये आ गया रिजल्ट। एरो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, ये लास्ट वेक्टर उसका ये एंड पॉइंट है। समझा?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मेरा Yes, sir. प्रॉब्लम है, मुझे सिखाने में ना थोड़ा डिफिकल्टी ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स के डाउट दिमाग में आने वाले सोचता हूँ कि अगर ऐसा कोई सोचता है पॉलीगॉन लॉ, तो उसके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर अगर वो कंप्लीट पॉलीगॉन होता तो उसका रिजल्टेंट क्या होता? आपने जानबूझ के इनकम्प्लीट क्यों बनाया? आपको कौन बोला इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है? 5 वेक्टर दिए हो, कंप्लीट कर रहे होगे, तो आप कैसे उसका रिजल्टेंट बनाओगे? दिखाता हूँ। ये पहला वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 1 2 3 4 और 5। सर ये तो पांचों वेक्टर ऐसे हैं कि वो तो सब एक दूसरे को ऐसे जुड़ गए, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये सपोज आपका ए है, सर अगर ऐसा दिया है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, फॉर्मूला तो वही आएगा, बट ये हो जाएगा 0 बार नल वेक्टर, क्योंकि पहला आप पहले का फर्स्ट स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों एक जगह पे आ गए, मतलब मैं जहां से निकला था वहीं पहुंच जाऊंगा, तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा? 0 नल वेक्टर। मैंने आपको बताया था, अगर आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, ऐसा घूम के सर्कल आओगे वापस उसी जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सो इसका रिजल्टेंट आएगा बट इट वुड बी 0। इसमें मैंने रिजल्टेंट 6 साइड बताया। उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा डाउट आता था, नहीं आया, उनके लिए तो ये बहुत हो गया। मुझे लगता है मैं एज अ स्टूडेंट बहुत सारे डाउट्स आते थे सर, पर मैं बहुत डरता था कि पूछूंगा तो सर हंसेगी क्या, सर बोलेगी ऐसा कोई डाउट होता है क्या? क्योंकि अगर मुझे वेक्टर्स लर्न करना है, कंसेप्ट मुझे और कहीं अप्लाई करना है, सर कहाँ अप्लाई करेंगे? ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है? वेक्टर्स के लॉस कहाँ अप्लाई होते हैं? सो ये सब हम, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, सबसे बड़ा हमारा फोर्स है, फोर्स ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, तो उसे इतनी अप्लाई करना पड़ता है ना कि हमें पता चल जाता है कि सच में वेक्टर्स बहुत यूज होता है। सो अदर्स भी वेक्टर्स है बट फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। हम ग्रेविटी के लिए भी हम वेक्टर, अगर ऊपर जाएगा तो हम नेगेटिव दिखाते हैं और नीचे आएगा तो पॉजिटिव। सो हम एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन और ग्रेविटी की डायरेक्शन, नीचे नेगेटिव, ऊपर नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, मतलब हम वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर वहां से हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब इतनी जगह यूज होता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ रहा है कि वेक्टर्स यूज हो रहा है, बट अगर ये लॉ समझ में आते हैं तो और ज्यादा वेक्टर्स समझ में आएगा। ये हमारे टूल्स है, हथियार है। मुझे स्केल देखना आता है, बट वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ये सब इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़ रहे हैं मुझे कि कैसे ये काम आने वाले हैं। तो मैंने पहला ट्राइंगल लॉ सीखा, अभी पॉलीगॉन लॉ। जो लोग लेट जॉइनियन, उनके लिए लास्ट टाइम, if number of vectors of same type, please लिखना मत, प्लीज लिखना मत, डोंट राइट एंड वेस्ट द टाइम। जब बोलूंगा ना लिखने की जरूरत है तो लिख देना। if number of vectors of same type are represented, ब्रैकेट वाला टर्म, in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon which are taken in order। अब इतना एकदम सिंपल है जनतुल। What is first part? If number of vectors of same type are represented in magnitude and direction by the sides of incomplete polygon, हिंदी में समझोगे तो इंग्लिश में लिख पाओगे, which are taken in order, then the resultant vector is represented by the remaining, which is directed from starting point of first vector to the end point of last vector। जिन्हें ट्राइंगल लॉ समझा था, इतना सा तो चेंज किया हमने, 2 वेक्टर की जगह नंबर ऑफ वेक्टर्स। क्या क्या चेंज किया बताओ? 2 वेक्टर की जगह नंबर ऑफ वेक्टर्स। फिर क्या चेंज किया हमने? साइड्स ऑफ, 2 साइड्स ऑफ Two ट्रायंगल की sides जगह, of Two sides of incomplete polygon. incomplete polygon. 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की जगह साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। Incomplete polygon. टेकन सेम था, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, नहीं रिमेनिंग साइड। रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, नहीं रिमेनिंग साइड, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, नहीं लास्ट वेक्टर। Last vector. अगर ये है अपने पास तो ट्राइंगल लॉ इज बेसिकली अ, sorry, polygon law is basically a triangle law। Triangle law. Triangle. I hope you understand। रट्टा Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब सॉरी, अब है ना, अब कहानी में ट्विस्ट। सर पॉलीगॉन लॉ है, यहाँ ये पॉलीगॉन लॉ है,
बट क्या ये ट्राइंगल हो सकता है? यस हो सकता है। देखो कैसे, ये ए बी प्लस बी सी इज व्हाट? AC. 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 ओके, इसका नाम मैं लिखता हूँ आदिति पाटिल माइक। हाँ, यस दीप संकेत। आता AC प्लस CD क्या होगा? AC प्लस CD क्या होगा? AD. अदिति वेरी गुड। सॉरी, AD। ओके, AD प्लस DE क्या होगा? AD प्लस DE AE. 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 AE प्लस EF क्या होगा? AF. 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 तो अरे वो पॉलीगॉन तेरे में कितने ट्रायंगल है भाई? एक पॉलीगॉन में भी। Oh. तो ये तो बायो चल रहा है, ऐसा कभी कभी लग जाता है कि सर रिलेट करते हैं थोड़ा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, तो ये भी पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ ट्रायंगल। इतना अच्छा जोक नहीं था। Nice one. हाँ, अच्छा जो Nice one. it was not perfect but tried. It's a कोई ऐसा घर से ऐसा पहले से पॉकेट में भर के लाएगा जोक नंबर 1, यस ऐसा नहीं होता, ये तो निकल जाता है कभी कभी। बट इफ लाइफ इज considered as only physics, chemistry, math, bio, it's not like when you're smiling ये सब कुछ इजी होता है, और जब आप लेक्चर में ऐसा ऐसा कुछ पढ़ के नहीं होता। आई बिलीव बहुत सीरियस होके कोई फायदा नहीं होता, बट सीरियस होने के बाद समझ में आना चाहिए। आप सीरियस हो या बहुत लाइट मूड में हो, आपको वो बहुत एंजॉय होना चाहिए लेक्चर, आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट जाना चाहिए दिमाग में कि पॉलीगॉन लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। बेसिकली हम रिजल्टेंट निकालते हैं, कितने 4 5 6 7 10 12 15 कितना भी ले लो, 2 से ज्यादा ले लो तो पॉलीगॉन, 2 से ज्यादा ले लो तो पॉलीगॉन। मुझे लगता है सबको पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट और डायग्राम और कंसेप्ट समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब कहानी में एक नया मूड, हम तो ऐसा लग रहा है पिक्चर देख रहे हैं और सब स्टोरी बता रहे हैं। तो यस इसमें एक पिक्चर जैसा ही है कि एक मैथमेटिकल मेथड नाम का पिक्चर है और मैं बना नैरेटर, बकने वाला। आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इसमें मैथमेटिकल मेथड में हमने पहले क्या लर्न किया? वी स्टार्टेड स्केलर, वेक्टर्स, देन व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद हमने पढ़ा व्हाट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। Types of vector. टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हम पहुंचे एडिशन करने के लिए, वेक्टर्स के एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ देखा, फिर पॉलीगॉन। Polygon law. लास्ट लेक्चर में पॉलीगॉन शुरू करते 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 नेटवर्क चलेगा, तो फिर वापस पॉलीगॉन आया। आज पॉलीगॉन समझ में आया, आज पैरेललोग्राम भी लर्न करेंगे। और फिर आज हमने जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा कि हम पॉलीगॉन तो लर्न करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ करेंगे, पर आज हम न्यूमेरिकल, तो काफी इंटरेस्टिंग हो गए। तो अगर हमारे हथियार सीख गए हम कैसे हथियार चलाना है, तो एक दो बार हथियार यूज भी करके देखेंगे ना कि वेदर द टूल्स आर परफेक्ट और जस्ट एवरेज वन, तो हम उसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल। शुरू करें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम Yes, sir. Yes, sir. ये दो वेक्टर्स है पर ये ऑर्डर में नहीं है। कहानी में ट्विस्ट है कि ये ऑर्डर में नहीं है, कहानी में ट्विस्ट। ये दो वेक्टर्स है जो ऑर्डर में नहीं है, दे आर नॉट टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में कैसे, मतलब वो फर्स्ट सेकंड वेक्टर ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। दे आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती है? 100 से बोलो। 4. 4 Four. फिंगर का प्रॉब्लम है थोड़ा, फिंगर्स का, पर आपको पता है 4 है। सो देयर आर 4 साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स। उसके अंदर ये दो एडजेसेंट, अब ये एडजेसेंट वर्ड क्यों किया, दो साइड्स क्यों नहीं, कि ट्रायंगल में तो ऐसा नहीं बोला आपने एडजेसेंट,
ट्राइंगल में दो कोई भी हो, एडजेसेंट ही होती है, बट पैरेललोग्राम में एडजेसेंट भी होती है और Opposite. Opposite. कौन सी ली हमने, यहाँ कौन सी ली हमने, Adjacent. Adjacent. if two vectors of same type, two vectors, प्लीज ध्यान से सुनना, एक बार में समझने की कोशिश करना, if two vectors of same type, ये तो कहानी में आता ही है, if two vectors of same type are represented in magnitude and direction, ब्रैकेट वाला मैंने आपको बताया था, जो लोग लास्ट लेक्चर एब्सेंट है उनके लिए ये ब्रैकेट ऐसा किया, मतलब इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब भी रिप्रेजेंटेड वर्ड आएगा ये ब्रैकेट आएगा। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड by the sides, adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram, ये पैरेललोग्राम कहाँ है सर, ये तो दो साइड ही दिख रही है, पैरेललोग्राम बनाओ। अब ये और ये दोनों कैसे हैं, Opposite. Parallel. Parallel to each other. Parallel. Parallel to each other. Adjacent and opposite. Equal. Negative. Parallel and congruent. वेरी गुड, कहो इक्वल, कहो एक्सेलेंट, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल एंड Right angle. टू वेक्टर्स, ये जो दो साइड ये है ना, पैरेललोग्राम का कहानी ऐसा है कि सामने वाली साइड जो है वो उसकी इक्वल होती है और पैरेलल होती है, सामने वाली साइड आर इक्वल एंड और कॉन्ग्रुएंट आल्सो इज ओके एंड पैरेलल। सो मैंने ये अगर p बार लिखा है तो ये भी बनेगा p बार, और ये अगर q बार है तो Q bar. Q bar. if two vectors of same type are represented by the adjacent side of parallelogram, taken in order नहीं आएगा, taken in order नहीं है यहाँ, then the resultant vector is represented by the Diagonal. diagonal of the parallelogram. R bar equal to P bar plus Q bar. Then the resultant vector is represented by the diagonal of parallelogram, which is directed from their common point. अब दीक्षित तू बता, मुझे तेरा आंसर्स बहुत आ रहा है आजकल ना, तो तू ही बता कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कितने होते हैं, 3 या 4? पैरेललोग्राम में डायगोनल 2 होते सर, 2 होते सर, 2 डायगोनल ही होते सर। तो ये तो करेक्ट आंसर देगा कैसे चलेगा? ओके, 2 डायगोनल है, उसमें से ये वाला कौन सा डायगोनल है जो ये दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से निकल रहा है, ये दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से निकल रहा है, इसीलिए वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ये तो दूसरा डायगोनल भी था, तो आप डायगोनल नहीं बोल सकते, आप वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से निकलता है। सो इसे सब आप जो बोला ना आपने, उसे इंग्लिश में बोलना है बस। पैरेललोग्राम, मैं आपको एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूँ। आई वॉज टॉपिक बताऊंगा ना, थोड़ा मुझे करना पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे मजा नहीं आता लेक्चर लेने का। प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, आई वॉज फ्रॉम 1st to 4th, आई वॉज इन ट्विंकल स्टार, पालघर में एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम, ट्विंकल स्टार करके, आई वॉज देयर अ स्टूडेंट 4th standard तक। Then 5th 4th standard financial problems, and then I shifted to Gujarati medium. 5th to 10th I was in Gujarati medium. So when I 4th standard तक जब मैं पढ़ाई करता था, मुझे हर चीज लिटरली बाहर करनी पड़ती थी। वहाँ डिक्टेशन एक टॉपिक होता था, डिक्टेशन जैसा कुछ होता था उनका, और कैलेंडर में लिखवाते थे 5-5 बार। पता नहीं कैलेंडर में कैसे लिखो, देयर वाज अ मेथड कि आप बड़ी स्पेलिंग है ना 5 बार लिखो। हिस्ट्री तो समझते ही नहीं था, हिस्ट्री नहीं, वैसा कुछ हिस्ट्री नहीं था, जीके एंड एनवायरनमेंट साइंस ईवीएस करके एक सब्जेक्ट होता था, एक वर्कबुक होती थी, तो मैं तो सिर्फ वो भरा ही करता था, मुझे 50% के ऊपर कभी नहीं आया। बट 5th स्टैंडर्ड व्हेन आई एंटर्ड गुजराती मीडियम, आई अंडरस्टूड दैट
कि अरे इसमें इसकी लड़ाई हुई थी और ये जीता। मुझे तो पता ही नहीं कि इतिहास में, हिस्ट्री में ये लड़ाइयों के बारे में बताया जाता है और कौन जीतता है वो सब लिखा रहता है। 5th स्टैंडर्ड में पता चला कि यार इसकी लड़ाई हुई थी क्या। मैं तो 4th स्टैंडर्ड में पता ही नहीं मुझे, ये लोग बोल रहे थे डिफिटेड डिफिटेड, वो लॉस्ट एंड वॉन ऐसा ही हमने। मैं गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम में इतना वर्ड बड़े बड़े डिफिटेड वर्ड ऐसा बहुत बड़ा लगता था। Then 5th standard I understood that when we learn in mother tongue में लर्न करते हैं या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज समझती है उसे समझ उसमें करते हो ना, तो सेंटेंस बनाना आसान होता है। इंग्लिश क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। वी कैन नॉट 11th-12 में इंग्लिश हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, गुजराती नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इंग्लिश आना चाहिए था। बट इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर दिमाग में जाता है मदर टंग वाला, तो इंग्लिश में लिखना आसान है। कुछ बच्चे इसमें भी पीछे है, पता नहीं क्यों, कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने नहीं आता। समझ में आया उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो ना। आपको एक बताता हूँ और एक चीज आउट ऑफ द टॉपिक। जेव्हा गणपतीची आरती येते ना, गणपतीची आरती असते 10 दिवस 11 दिवस गणपती असतात ना, जेव्हा आरती येते ना ते आपण फटाफट बोलतो, मला येत नाही बोलत नाही, तेव्हा येते तर फुल जोश मध्ये आणि आपला आवाज एकदम मोठा असतो। पण जब आता नहीं ना तो गणपति बाप्पा मोरया लास्ट में। सर वो ओरल टाइम पे जब सर स्टूडेंट्स का ओरल लेते तब कैसे हालत होती है वैसी हो जाती है। यस, और अगर अगर आपको जैसे आरती बहुत परफेक्ट आती है तो आपके ऐसा अंदरों अंदर बाजू वाले को भी करते ऐसा बोलते ना, सामने वाला नहीं इसको क्या आ रहा है। तो व्हेन वी लर्न समथिंग व्हिच इज वेरी अंडरस्टूड, मतलब आपके सब्जेक्ट कंटेंट रिलेटेड है। मुझे पॉलिटिक्स में 2 मिनट बोलने वाला नहीं बोल पाऊंगा, पर मुझे फिजिक्स के बारे में बोलने वाला 2 मिनट क्या मैं 2 घंटा बोलूंगा। तो लॉजिकल है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज को आपको लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग गया है, तो उसे बोलना बहुत आसान है। तो कोशिश करो ये अंडरस्टैंडिंग में लाने का। पैरेललोग्राम लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अगर 2 वेक्टर ऐसे है तो रिजल्टेंट ये होता है, क्या है, 2 वेक्टर ये है तो रिजल्टेंट डायगोनल, कॉमन पॉइंट। सो हो गया पैरेललोग्राम। बट हम रट्टा चाहते हैं, हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज चाहते हैं, और हम फाइनली एंट्रेंस एग्जाम में खड़े हो जाते हैं वहां जहां हमें सिर्फ ये पूछा जाता है और हमें तो कंटेंट ही रट्टा रहता है, तो ये वाला आता ही नहीं। सो यहाँ तकलीफ शुरू हो जाती है कि बोला था पैरेललोग्राम ये है, नहीं सर मालूम था, पढ़े तो रट्टा भी क्या था, एग्जाम में लिखा भी था, मैं टॉपर था पहले 11 में, पर एंट्रेंस में पता नहीं मुझे बहुत कम क्यों आया। सो यू फॉरगॉट द थिंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट एवरी टाइम। मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, एबीसीडी आता है आपको? Yes, sir. Precisely, sir. Yes, sir. मैं था तभी जूनियर सीनियर में पढ़ाया जाता था। बाल मंदिर होता माझ्या वेळेस, बाल मंदिर पर म्हणजे प्ले ग्रुप नर्सरी होता है ना, तो उस टाइम पे पढ़ाया जाता था। और आज मैं इतने साल बाद भी मुझे एबीसीडी आता है, वाह सर। पर मुझे 10th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ साइंस का या हिस्ट्री का चैप्टर में भूल गया सर। सो 1st स्टैंडर्ड का आता है आपको, पर 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का वो चैप्टर का नाम नहीं मालूम आपको, या 9th स्टैंडर्ड की मराठी की वो पोएम याद नहीं है सर। उसका प्रॉब्लम है कि हमें एक बार जो पढ़ाया जाए उसको इम्प्लीमेंट और यूज नहीं है। एबीसीडी इतना यूज है ना, 1st स्टैंडर्ड से सिखाया 12वीं तक आगे भी हमें वो यूज कितना करना पड़ रहा है, बट वो पोएम कहाँ यूज होती है, उस चैप्टर के अलावा कहीं यूज ही नहीं होती, तो कैसे याद रहेगा। लॉजिकल थिंग्स आर देयर व्हिच आर, सबको मालूम भी है ये चीज, बट इसे इम्प्लीमेंट करना सीखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलीगॉन, वेरी इजी। मेरा 75% काम हो जाएगा अगर आपको करना क्या है वो समझ में आए। हम लोग क्या करते हैं, एमलेस स्टडी करते हैं, फाइनली वी कम टू दैट, ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं यार करना क्या था मालूम ही नहीं था। अब अभी की एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, लास्ट ईयर की 2 साल उसने मुझे कहा मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, और फिर भी जेई का एग्जाम दिया, उसमें 95% स्कोर किया। तो उसने 95% जेई में स्कोर किया, फिर मेडिकल का एग्जाम नहीं दिया, तो सर इसमें हो गया ना मेरा प्रॉब्लम क्या था, तुझे मेडिकल जाना था, तुझे तैयारी करवाई, मेडिकल का एग्जाम तो देना था, एग्जाम भी नहीं दिया। इसलिए मैं मेडिकल नहीं करना चाहते, भी जेई हो गया ना मेरा काम, एडमिशन मिल रहा है एनआईटी कॉलेजेस मिल जाएगा 95%। बोला वो तेरा दिमाग का कुछ प्रॉब्लम है, तुझे मेडिकल कहा था ना, तो उसी के ऊपर रहे ना कि मुझे यही करना है, उसके लिए मेहनत करूंगा। बट देयर आर पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग के बाहर 2 साल तक एम ही नहीं है। मैंने क्या मेहनत किया, मैं कहता हूँ अगर आपने 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया तो आपने कितना मेहनत किया, जस्ट फिगर आउट दैट। एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हो, एक बार लिखो एक पेज में, तो ऐसे आंखें बड़ी हो जाएगी, खुल जाएगी यार,
सर सच बोलो तो कुछ नहीं पढ़ता, आपका लेक्चर होता है ना 2 घंटे का, उतना ही, और कॉलेज का होगा तो देखेंगे, और टेस्ट बोला तो उस दिन रात को पढ़ते हैं, उसके अलावा मैं पढ़ता नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी वेरी गुड इंजीनियर। मजाक कर रहा है दीक्षित, सबके लिए है ये, मैं हर एक को अलग अलग बुला बुला के पकड़ पकड़ के बता नहीं सकता तुम ये करना चाहिए। जिससे नॉलेज है, जिससे अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहा है, जिससे नहीं समझता उसको कुछ नहीं कर सकते। जो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लेके मारना चाहता है उसे मैं बोलूं नहीं मत मार बेटा, नहीं मार तू ही मार रहा है, मेरा हाथ बीच में डालो तो मेरे हाथ को लगेगा, व्हाई इशू, मार पैरों पे कुल्हाड़ी। तू अगर 2 साल पढ़ना चाहता है, सीरियसली पढ़ना चाहता है, तो कंसेप्चुअल एक दिन में एटलीस्ट 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर। जब मैं टारगेट 40 चैप्टर का, मतलब मैंने 30 दिन में फिजिक्स पूरा लर्न करने का प्लान किया, तो 45 डेज में होगा कि नहीं? 30 दिन में प्लान किया था, 45 डेज में तो होगा ना। बट तुम तो 1 साल का प्लान कर दो तो 1.5 साल में होगा। Okay, parallelogram. So P plus Q is R. What is? सो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं सर. मेरा भाषण सुना सो गए। हाँ सर, हाँ बरोबर है। Okay. Resultant vector देखो, parallelogram का resultant vector r bar is p bar plus q bar. According to parallelogram simple, p bar plus q bar is r bar. But अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसमें p plus q ट्रायंगल लॉ से भी r होता है। p plus q is r यस सर। plus q is r। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल लॉ ही है ये भी। So यस logic, सर। तो कहता है ना कि जैसे सेल सबका फंडामेंटल है, वैसे पैरेललोग्राम पॉलीगॉन का भी फंडामेंटल ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ आता है तो सबको पैरेललोग्राम लॉ भी आ जाता है। सो resultant vector is represented by the diagonal and diagonals to start from the common point. So what is statement से पैरेललोग्राम का लिखना है तो क्या लिखे? If two vectors of same type are represented by the adjacent sides, Adjacent side of a parallelogram. then the Resultant vector is represented by the diagonal of a parallelogram. represented ब्रैकेट आएगा ना, in magnitude direction by the Diagonal of a parallelogram. directed from A common point. Common point. the common point of the two vectors। कितना अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट ऐसा आंसर देता है, मतलब कोई टफ कंसेप्ट नहीं था, स्टूडेंट्स को पता था ये कंसेप्ट, सिर्फ पता चला कि क्यों पढ़ना है, व्हाई आई एम स्टडिंग, देन दिस टॉपिक्स आर जस्ट नल, कुछ नहीं रहता, खाली है ये सब। सो आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। कैन वी मूव फॉर द डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम का सबसे Yes, sir. part? Yes, sir. यस सर। सो पैरेललोग्राम का डेरिवेशन 99.99 नहीं 101%, अगर होता है 101% तो 100% में होगा टू द मार्क, 100% एग्जाम में आएगा 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 और आएगा, 100% आता है। सो कुछ नहीं है, पाइथागोरस है, 4 स्टेप से और आ गया। सो मितांश है, मितांश आर यू देयर? Yes, sir. यस मितांश, बता सकते हो कैसे पैरेललोग्राम डिराइव करेंगे? मैग्नीट्यूड Sir, I don't know. पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे डिराइव करते, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? मैं बता दूं, ठीक है। क्या आप हेल्प करोगे मुझे ये टॉपिक बनाने में? Yes sir. Yes, sir. P और Q ये 2 वेक्टर्स हैं। अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये P है तो ये भी P. P bar. ये Q है तो Q ये bar. Q bar. नौमान शेख, नौमान माइक ऑन कर। नौमान, यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि ये Q बार है तो इसकी लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? ये Q बार है, Q बार ये वेक्टर का है ये, तो इसकी लेंथ को मैं क्या बोलूंगा?
Anyone can try? Magnitude, Q magnitude Mod है of ना Q bar. magnitude Q bar. magnitude That's very good. Q is the correct answer. Direction. Q बोलो या फिर मैग्नीट्यूड कहो Q बार का, वो भी चलेगा. इट्स वेरी गुड कि आप अगर गलती करते हो, ये साइड का मैं लेंथ लेता हूँ ना, लेंथ तो मैं Q लिखूंगा. इस साइड का लेंथ लेता हूँ ना तो मैं Q लिखूंगा. Q सर, Q है वो. I hope you understand. Yes. Yes, sir. रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट R bar. resultant is R bar, which is diagonal. Now, what is angle between P and Q? Magnitude and direction by the diagonal. Very good. Let's अभी हम derive कर रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन कितना है, तो हम वो फाइंड कर रहे हैं. यहाँ तक सबको समझ में आया ये डायग्राम? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी कंसेप्चुअल पार्ट, डेरिवेशन नहीं है, ये कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या बेसिकली आप क्या बताना चाहते हो वो मैं बता रहा हूँ. व्हाट आई वांट टू मीन बाय दिस, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ध्यान देना अभी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालना चाहते हैं. मतलब क्या निकालना चाहते हो? देखो P और Q में अलग अलग बना रहा हूँ. मैंने डायग्राम में जो ड्रॉ किया है P और Q है. अब उसका रिजल्टेंट कैसा आएगा सर? आपको उसके लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. ये रिजल्टेंट आएगा. ये P था और ये Q था. सर रिजल्टेंट कुछ और आया. ये P था और ये Q था. वापस सर आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा. अगर ये P है और ये Q है तो वापस पैरेललोग्राम, आपको मालूम होगा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऑल्सो वन ऑफ टेन. तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा. तो आप हर बार देख रहे हो P और Q, P और Q का वैल्यू जब चेंज होता है, P कभी बड़ा कभी छोटा, कभी दोनों इक्वल, कभी दोनों के बीच का एंगल अलग अलग. सो आप देखोगे P और Q का वैल्यूज, मैंने एंगल अलग अलग भी लिए, मैंने P और Q को बड़े छोटे भी लिए. सो मुझे रिजल्टेंट जो मिल रहा है उसका हमेशा डायरेक्शन एक नहीं रहा. ये रिजल्टेंट अलग है, ये रिजल्टेंट अलग है, इसका रिजल्टेंट अलग है, इसका रिजल्टेंट अलग है. तो मुझे हर बार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन P के साथ, Q के साथ और उनके बीच के एंगल थीटा के साथ चेंज होता गया. रिपीट करता हूँ, P और Q और थीटा, इन तीनों के बेस पे याच्यात P मोठा आहे, याच्यात P छोटा आहे, याच्यात Q फार मोठा आहे पण याच्यात Q कंपैरेटिवली छोटा है, यहाँ Q उससे भी छोटा है. तो P और Q का मैग्नीट्यूड अलग अलग था और दोनों के बीच में एंगल, इसमें सर एंगल छोटा है, इसमें एंगल ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है एंगल. सो आपने सर P और Q और उनके बीच का एंगल थीटा चेंज करते हो तो आपको रिजल्ट हर बार अलग अलग मैग्नीट्यूड का और अलग अलग डायरेक्शन का. सर मैग्नीट्यूड का मतलब देखो ये कितना बड़ा है, ये भी बड़ा है पर ये इतना बड़ा नहीं है. सर आपने P और Q के बीच का एंगल चेंज किया, इसके लिए आपको रिजल्टेंट का वैल्यू थोड़ा अलग मिला है. P, Q और थीटा चेंज हो रहे हैं, इसीलिए आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे निकालते सर? तो हम डायरेक्शन निकालेंगे, ये P के साथ बनाया हुआ एंगल, ये P है तो उसने रिजल्टेंट ने उसके साथ एंगल क्या बनाया है? सो सी दिस, ये P है, उसके बाद रिजल्टेंट ने ये बनाया हुआ एंगल, ये P है, उसके बाद रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल, ये P है, उसके बाद रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल. हम बोलेंगे कि वो
डायरेक्शन है, सर समझ में नहीं आ रहा। थीटा अगर जीरो मतलब रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल अगर जीरो है, पी के साथ रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल जीरो है, मतलब वो यहाँ डायरेक्शन इज सेम ऑफ पी। सेम हो जाएगा पी और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो ये रहेगा। सर रिजल्टेंट वेक्टर ने पी के साथ बनाया हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सर आप जैसे एंगल्स बदल रहे हो ना, तो मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन देख रहा हूँ, मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल रही है। कैसे? बाय दैट एंगल। सो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए था, तो मुझे दो चीजें निकालनी होगी। व्हाट आर द टू थिंग्स? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। थीटा थीटा एंगल थीटा P and Q. वेरी गुड। पी बार का मैग्नीट्यूड पी, क्यू बार का मैग्नीट्यूड बार और उनके बीच एंड थीटा एंगल चीजों पे डिपेंड करेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नौमान लिखेंगे कैसे? नौमान बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, मतलब सेंटेंस फॉर्म में क्या लिखे, नोटेशन क्या दूं उसे? सर आर ही देंगे। वेरी गुड। आर बार रिजल्टेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसे? मैग्नीट्यूड आर, तो हमें तो हमारे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसने बनाया हुआ पी के साथ एंगल। सब बॉडी इज ब्लर 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 आ रहा है वीडियो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अब हो गया प्रॉपर? यस सर। यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसने बनाया हुआ एंगल विद पी बार से बनाया हुआ रिजल्टेंट एंगल, पी बार के साथ बनाया हुआ एंगल, पी बार के साथ बनाया हुआ एंगल, पी बार के साथ बनाया हुआ एंगल, ये हमें डायरेक्शन देता है और इसका मैग्नीट्यूड है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर हम दो चीजें करने वाले हैं, क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा? पी बार के मैग्नीट्यूड पी पे, क्यू बार के मैग्नीट्यूड क्यू पे और इनके बीच एंगल थीटा. आई होप आपको ये समझ में आया कि सर सिखाने क्या वाले नेक्स्ट। सिखाया नहीं मैंने अभी तक। यस सर यस सर। पॉसिबल है। आई एम सेइंग दैट मैं मेरे एक टीचर है जो 10th स्टैंडर्ड में, जहाँ मैं ट्यूशन जाता हूँ, हर बच्चा ट्यूशन जाता था 10th में, क्लासेस ऐसे जाता था, बट कुछ टीचर्स ऐसे हो जाते हैं जो प्लीज डोंट टेल द नेम्स ऑफ टीचर्स, बट हर टीचर एक्सेलेंट ही करता है, पर वो टीचर ने मेरे दिमाग में, दिल पे क्या असर किया उसने? उन्होंने ये असर किया कि आप है ना, जो चीज़ पढ़ते हो उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो फर्स्ट थिंग। और समझ में आ रहा है क्या? मुझे वो टीचर ने ऐसा बताया कि आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो तो उसका अंडरस्टैंडिंग देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वाई यू आर लर्निंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यू आर लर्निंग दैट। तो फिर ये टॉपिक्स बहुत ईजी हो जाता है। वाई यू आर लर्निंग, वॉट यू हैव टू डिराइव फ्रॉम दैट, बिकॉज पूरा डेरिवेशन लर्न कर ले तो भी वो रट्टा नहीं होता, वो कितनी बार भी पढ़ लो। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीवन एल्स। मैं बोर्ड एग्जाम था मेरा बीएससी का, ग्रेजुएशन मैंने किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम था एंड आई वाज एग्जाम के टाइम पे मुझे 6 यूनिट थे चैप्टर में, एक पेपर था उसमें 6 यूनिट्स हैं, मैंने 4-5 यूनिट पूरे पढ़े थे और 6 यूनिट है ना आधा पढ़ा था। पर मैं था उस टाइम टॉपर ग्रेजुएशन में, बीएससी फर्स्ट। अगर आप दांडेकर कॉलेज चाहो तो वहाँ मेरा नाम दिखेगा, फर्स्ट बीएससी फिजिक्स 2000 में। तो उस टाइम पे मुझे अभी 2003 में, तो उस टाइम टॉपर था मैं, तो मुझे थोड़ा तो प्रिपरेशन में 6 के 6 यूनिट करने चाहिए थे। प्रेशर आता है ना कंधे में, क्या बोलते उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको अच्छा स्कोर करना है। तो 5 चैप्टर तो आते थे, बट 6 चैप्टर का आधा आता था, 6 यूनिट का। यूनिट मतलब चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं उसमें। मैंने क्या किया, पूरा साल अच्छी तरह पढ़ाई किया था,
फर्स्ट 6 चैप्टर का आधा पार्ट है ना, मैंने नहीं लर्न, 6 यूनिट का आधा पार्ट नहीं लर्न किया, बट मैंने एग्जाम के पहले सब रिवाइज कर लिया। और 6 जो लास्ट डे एग्जाम थी ना, उसमें सुबह एग्जाम थी हमारी 3 बजे, तो 2 बजे तक मैंने सिर्फ वही टाइम रखा कि मैं वो आधा यूनिट पढ़ूंगा उस दिन, मतलब मेरे 6 के 6 यूनिट एक्सेलेंट हो जाएंगे। और मैं एग्जाम देने गया, मैंने 5 साढ़े 5 यूनिट का बहुत अच्छी तरह लिखा, पर वो आधे यूनिट का मुझे कुछ भी नहीं आया लिखने को। एग्जाम में क्वेश्चन था पर मुझे कुछ भी नहीं आया, मतलब मैंने वेस्ट किया टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने ना पूरा साल उसे कभी नहीं पढ़ा, एग्जाम के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे रटा था, वो गलती से ऐसा आप वॉमिट कर लेते हो एग्जाम में, छोटी छोटी चीज़ें, पर बड़ा डेरिवेशन बड़ी कुछ चीज़ें उसे यहाँ एक बार भर दिया तो निकलना नहीं चाहिए। मुझे 5.5 यूनिट में कोई डिफिकल्टी नहीं, पर वो आधे चैप्टर का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब सुबह के लेके 6:30 बजे से पढ़ाई किया था, दोपहर को 2 बजे तक वो सब वेस्ट हो गया। उससे अच्छा मैं वो 5.5 यूनिट रिवाइज करता था। तो मुझे एक लेसन मिला कि मैं अगर कोई चीज़ एग्जाम से काफ़ी पहले रिवाइज करता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, बट अगर मैं एग्जाम के रात को बैठ के पढ़ाई करता हूँ तो बेनिफिट्स कैसे मिलेगा? कोई भी कितना भी वर्ल्ड क्लास एग्जाम दे दो आप, नीट जेई सीडी है, आगे भी लाइफ में बहुत एग्जाम दोगे, लास्ट डे वाला कभी काम नहीं आता। चेक कर लेना अपने अभी भी सीक्वेंस सीरीज या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर, जितनी भी टेस्ट दी आपने पहले से पढ़ा हुआ समझा होगा, उसे देखो एग्जाम में लिख पाए। बट रट्टा हुआ छोटा चीज होगा तो ऐसा वॉमिट कर रहा है एग्जाम में तो हो जाता है, बट लिखते समय कॉन्फिडेंस कब आया होगा? जो आपको समझा होगा। ये बात एकदम 100% करेक्ट होती है, नो डाउट, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कभी कभी यस सर, 100%, 101%। कभी कभी है ना जिंदगी सबक सिखाने के बाद सिखाती है, कुछ समझा होगा तो अच्छी बात है। समझा मैंने क्या बोला लास्ट Sir, सेंटेंस? topic derivation of Yes, sir. parallelogram है ना? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Okay. मैंने जो लास्ट सेंटेंस बोला वो समझा क्या था वो? हाँ ना सर, समझा सर। हाँ, समझ में आया ना आपको? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ना कभी सबक मिलता नहीं तब तक हम सीखते नहीं है, और सबक मिलने के बाद सीख जाते हैं। तो सबक मिलने के बाद सीखना है या पहले सीखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब मैं एक बार ठोकर खा लूँ और फिर सीखूं, उससे अच्छा ठोकर खाने से पहले सीख लूँ ना कि ठोकर नहीं खाना है। बट नहीं, हमें फिर भी ऐसा लगता है नहीं सर ठोकर तो खाना ही चाहिए, मजा आता है। सो यू आर हैविंग अ करियर ईयर, मतलब 11th-12th करियर ईयर, वो आपके यहाँ ठोकर नहीं लगना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में जैसे 90s, 94, 93, 87, 85, 86, 74, 73 इनके मार्क्स आए, उनको लगा तो होगा ठोकर गई कि सर मैं कर सकता था इससे ज़्यादा, पर मैंने थोड़ा है ना नेग्लेक्ट किया। पेरेंट्स ने बोला मुझे, पर मैंने नेग्लेक्ट किया, और वो मैं आज भुगत रहा हूँ। मुझे आज वो परसेंटेज देख के लोगों को कम वाले ज़्यादा आ गए, ज़्यादा वाले कम आ गए, वो देख के भुगत रहा हूँ कि सर मैं कहीं और अच्छा कर सकता था। बट 12th में यू कैन नॉट रिग्रेट, मालूम था, सब पता था, फिर भी रिग्रेट क्यों किया? तो ऐसा करियर चेंज हो जाएगा आपको, मतलब जाना था कहीं और और पहुंच गए कहीं और जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? बहुत ज्यादा हो गया ना आज। No sir. नो सर। तो सर, तो वो ठोकर खाने तक रुकना मत था, शुरू कर देना पड़ाई। मैं आपको मेरे जहां जहां मैंने ठोकर खाई, जहां जहां मैंने गलती की, वो बता रहा था आपको कि मैंने भी, मुझे कोई गाइड किया नहीं, सॉरी पी बार क्यू बार क्यू बार टी बार पी क्यू, इनके बीच का ये एंगल क्या है? थीटा, और ये एंगल है अल्फा।
अरे टॉपिक पे रहते हैं। सो पी क्यू पी लिखा, क्यू क्यू लिखा, रिजल्टेंट लिखा, दोनों के बीच में एंगल थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया हुआ एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया हुआ एंगल भी पी बार इज अल्फा। नाउ देयर इज अल्फा, आपको समझ में आना चाहिए अल्फा और थीटा में फर्क है। थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पी बार। Okay, so now I'm giving the name to the O, A, B, C. Now I'm extending OA. OA को extend किया और बी से परपेंडिकुलर बनाया। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया, बता रहा हूँ। मुझे परपेंडिकुलर नहीं मिला ना, ये यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। So Sir, repeat one time. मैंने पी क्यू लिया, आर लिया, थीटा एंगल लिया, पी और क्यू के बीच का, अल्फा लिया रिजल्ट फैक्टर, और पी आर बार पी बार के बीच का एंगल, और मैंने ओए को एक्सटेंड किया और जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM. BM is a perpendicular drawn on, BM is perpendicular drawn on ओए Any doubt? No, sir. तो सर फिर क्वेश्चन मार्क आप सिखा रहे हो, बट हमें समझ में आएगा, हम समझ लेते हैं हर चीज, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो हम समझ लेते हैं, पर सर आप समझाने का आपका काम था। आपने क्यों नहीं बताया ये क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? क्योंकि मुझे यहाँ पाइथागोरस यूज करना था, और पैरेललोग्राम में कोई मुझे 90 डिग्री दिख नहीं रहा। मुझे पैरेललोग्राम में पाइथागोरस यूज करना था, पर मुझे यहाँ कोई 90 डिग्री दिख नहीं रहा, तो मैंने इसको एक्सटेंड करके ऐसा, तो सर कहीं और पाइथागोरस क्यों नहीं लेते? देखो सिंपल करना है ना, कुछ अजीब सा करके फायदा क्या, तो मैंने इसीलिए इसे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मेरे पास OBM, क्या है ये OBM? Right angle. Triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। Right angle side. Pythagoras. वेरी गुड, हमें चाहिए था इसीलिए हमने ये किया। मुझे लगता है कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको। Yes. Sir. अभी कहानी में आगे का बात, ये एंगल क्या है? Theta. थीटा कौन सा? करस्पॉन्डिंग Corresponding. करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो थीटा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये थीटा दिखाना है। अब इन ट्राइंगल ABM बता सकते हो मुझे? ABM है, ABM। अब हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं कि पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्राइंगल में अप्लाई होता है? आइसोसेलेस या Right angle. Right angle. राइट एंगल। ट्राइंगल में अप्लाई होता है, तो हमने ABM ट्राइंगल लिखा है। अब उसमें ये थीटा है, मुझे दो चीजें चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाली, साइन एंड कॉस। सर आपको क्यों चाहिए साइन और कॉस, क्यों चाहिए? ये लोग है ना, 7 लोग हैं, 7 लोग इस डायग्राम में, पर 5 लोगों को आपने नाम दिया, 2 लोग बेनाम है, बेनाम, 2 लोग बेनाम, हाँ यहाँ 2 लोग बेनाम है, इनको नाम दे देते हैं। यस, तो 1 2 3 4 5 साइड वापस देखो, 3 4 5, बट सर ये दोनों का नाम नहीं है, ये दो बेनाम है, तो हम इन दोनों का नाम देने के लिए हम यहाँ इन ट्राइंगल ABM, हिसाब मत लिखना है,
इन ट्राइंगल एबीएफ हम साइन और कॉस यूज करके इन दोनों का नाम लिखिए. पता व्हाट इज साइन थीटा? Opposite upon Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypo. upon AB. BM upon BA. PM is equal to Q sin theta. AM upon BA. What is AB? AM Q upon sin BA. Q bar. Q bar. Q sin theta. वो नौमान को इसीलिए मैंने पूछा था कि वो क्या है, क्यू बार है या क्यू है, साइड है वो. क्यू बार लिखेगा तो समझ में आया? क्यू बार नहीं आएगा बेटा, क्यू आएगा ना वो. ये AB का वैल्यू क्या है? Q. Sin theta. वेरी गुड. मुझे कौन बताएगा? देविया नहीं. हे काय लिहिलंय BM ची व्हॅल्यू? समजलं देविया? काय सर? BM ची व्हॅल्यू काय लिहिली? Q sin theta. समजलं तुला? समजलं का? देव्यानी समजलं का हे? समजलं ना देवांशी? ओके. काय सर? समजलं तुला हे? त्याची कॉर्ड्स माझ्याकडे दे. हॅलो. हे समजलं का कसं आलं ते? हो सर, पायथागोरस थेरमने. तू विचारलं ना क्यू साइन थीटा? काय? साइन थीटा. जोक होता आपने. क्यू साइन थीटा. कॉस थीटा क्या होगा बताओ? AM upon AB. AM equal to Q cos theta. AB cos theta. अभी तो AB cos theta. Q cos theta. Q cos theta. Cos theta. AB का वैल्यू क्या है? Q cos theta. Q sin theta. Q sin theta. बार बार आप पूछ रहे हो क्यू साइन थीटा. मैं बता चुका हूँ ना कैसा है वो. क्यू क्यू पूछ रहे हो तो क्यू साइन Sir. सर आंसर दे रहे. ओके. मुझे लगा बार बार बोल रहे हो क्यू साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा कॉस थीटा. आप 7 लोग देखो, सबके नाम आ गए. सबके नाम आ गए. कोई डाउट? No, No, sir. No, sir. No, sir. नहीं आया. शर्मा सर आ गए क्या? हिरेन सर यस सर. आ गए. ओके. हाँ सर. गुड इवनिंग सर. यस सर. ओके. सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. हम लोग सर. यही स्टॉप करते हैं. ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थोड़ा सा टाइम पास किया बीच में, इसीलिए